कभी सोचा है ये जो भागदौड़ वाली लाइफ है ना, इसमें सबसे कीमती चीज क्या है? पैसा? शोहरत? शायद नहीं। अगर हम थोड़ा रुक कर सोचें तो जवाब शायद ज्यादातर लोगों के लिए एक ही होगा। वक्त, टाइम, है ना? क्योंकि देखिए, पैसा चला जाए तो शायद वापस आ सकता है कि नहीं? मेहनत से कमाया जा सकता है। लेकिन जो पल बीत गया वो तो हमेशा के लिए चला जाता है, लौट के नहीं आता। और आज हम इसी वक्त के मैनेजमेंट पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। खास तौर पर एक किताब है, हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम। उसके कुछ बहुत ज़रूरी आइडियाज़ पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों हम जानते हुए भी अपना कीमती समय अक्सर वेस्ट कर देते हैं, और कैसे इस किताब में दिए गए तरीकों से अपने हर दिन को ज़्यादा सार्थक बना सकते हैं। और देखिए, ये कोई किताबी बातें नहीं है। समय की बर्बादी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो शायद हम सभी कभी ना कभी जूझते हैं, है ना? जैसे सोशल मीडिया पर घंटों निकल जाना या ज़रूरी कामों को टालते रहना। हाँ, बिल्कुल सही कहा। ये एक यूनिवर्सल चैलेंज है सच में। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टाइम मैनेजमेंट सिर्फ ज्यादा काम निपटा लेना या प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के बारे में नहीं है। इसका असली मतलब है अपनी जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाना, ज्यादा सुकून से, ज्यादा पर्पस के साथ जीना। ये ऐसा है जैसे अपनी जिंदगी की गाड़ी की स्टीयरिंग व्हील अपने हाथ में लेना। सही कहा। तो आज की इस खास बातचीत का मकसद बेसिकली यही है। हम जानेंगे कि हमारा समय आखिर जाता कहाँ है, उसकी असली कीमत क्या है, और सबसे ज़रूरी, उसे बचाने और सही जगह लगाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। तो चलिए इस किताब के नज़रिए से समय के इस मायाजाल को समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला बड़ा सवाल, ये समय जाता कहाँ है? किताब का जो पहला चैप्टर है वो इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करता है। इसमें कुछ आम टाइम वेस्टर्स गिनाए गए हैं, जैसे सोशल मीडिया की वो अंतहीन स्क्रॉलिंग, नेटफ्लिक्स या दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर बिंज वॉचिंग, बेवजह की गपशप या मीटिंग्स, बिना किसी प्लान के दिन शुरू करना, और वो सबका कह सकते हैं दुश्मन नंबर 1, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल, कल कर लेंगे वाली सोच। इनमें से कुछ तो हमें पता है, पर क्या किताब कुछ ऐसा बताती है जो चौंकाने वाला हो? बिल्कुल। किताब एक बहुत ही कारगर लेकिन थोड़ी कह सकती हो चौंकाने वाली सलाह देती है। वो कहती है कि 1 हफ्ते तक अपने समय का पूरा हिसाब रखें। ईमानदारी से हर घंटे लिखें कि आप क्या कर रहे हैं। ज्यादातर लोग जब ये करते हैं ना, तो सच में हैरान रह जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि कितना ज्यादा समय अनजाने में ही ऐसी चीजों पर खर्च हो रहा है जिनका उनके असल लक्ष्यों से कोई लेना देना नहीं है। ये जो सेल्फ अवेयरनेस है, ये सच्चाई का सामना करना, यही बदलाव की दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है ना? बिना ये जाने की लीकेज कहाँ है, उसे बंद कैसे करेंगे? ये हिसाब रखने वाली बात थोड़ी डरावनी तो लग सकती है, पर शायद बहुत जरूरी है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला अहम मुद्दा, समय की कीमत। किताब का एक बड़ा दावा है, टाइम इज मोर वैल्यूएबल देन मनी। सुनने में तो अच्छा लगता है, पर इसका असल मतलब क्या है, गहराई क्या है इसमें? इसे ऐसे समझिए, अगर कोई आपसे कहे कि मुझे अभी 1000 रुपए चाहिए, तो आप शायद 10 बार सोचेंगे, सवाल पूछेंगे, जरूरत समझेंगे, है ना? जी जी। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि चलो 2 घंटे बैठ के गप मारते हैं, या आप खुद ही 2 घंटे सोशल मीडिया पे लगा देते हैं, तो अक्सर हम उतना नहीं सोचते। जी। जबकि वो 2 घंटे पैसे से कहीं ज्यादा कीमती थे, वो वापस नहीं आ सकते। किताब इस बात को और गहराई से समझाने के लिए एक ईंट वाली मिसाल देती है। बहुत अच्छी मिसाल है। सोचिए, हर मिनट एक ईंट की तरह है। हर गुजरते मिनट के साथ आपको एक ईंट मिल रही है। अब यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इन ईंटों से अपने सपनों का, अपने लक्ष्यों का महल बना रहे हैं, या फिर उन्हें यूं ही बिखरने दे रहे हैं, या शायद अनजाने में किसी और के महल बनाने में लगा रहे हैं, जैसे सोशल मीडिया कंपनियों के या एंटरटेनमेंट प्लेटफॉर्म्स के। हर बर्बाद हुआ घंटा, हर बर्बाद हुई ईंट आपको आपके लक्ष्य से दूर ले जा रही है। ये सिर्फ बीता हुआ समय नहीं है, ये खोया हुआ अवसर है, एक मौका जो गया। अरे वाह, ये ईंट वाली मिसाल तो वाकई सोचने पे मजबूर करती है। क्या मैं अपनी ईंटें सही जगह लगा रहा हूं? ये सवाल पूछना पड़ेगा खुद से। और ये सवाल हमें किताब के तीसरे चैप्टर की तरफ ले जाता है, जो बात करता है पैसिव बनाम एक्टिव जीवन जीने की। पैसिव लिविंग मतलब बस जिंदगी जैसे चल रही है चलने देना। सुबह उठे, फोन चेक किया, नोटिफिकेशन देखे, जो ईमेल आया उसका जवाब दिया, किसी ने मीटिंग बुलाई तो कर ली। दिन खत्म हुआ और लगा कि आज किया क्या? कुछ भी ऐसा नहीं जो मेरे लिए पर्सनली जरूरी था। इसके बिल्कुल उलट है एक्टिव लिविंग, मतलब अपने दिन का चार्ज खुद लेना। सुबह तय करना कि आज मेरे लिए सबसे जरूरी क्या है, उसे प्रायोरिटी देना।
किताब कहती है जिंदगी को बहने मत दो, उसे चलाओ और अपने दिन को खुद डिजाइन करो। ये सुनने में बहुत पावरफुल लगता है, पर पैसिव मोड से एक्टिव मोड में आना ये कितना मुश्किल या आसान है? इसके लिए क्या चाहिए होता है? ये एक माइंडसेट का सवाल है, मानसिकता का। पैसिव मोड में हम बाहरी चीज़ों पर रिएक्ट करते रहते हैं। नोटिफिकेशन आए, किसी ने कुछ कहा, कोई सिचुएशन बनी, हम बस रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हम एक तरह से पैसेंजर हैं अपनी ही जिंदगी की गाड़ी में। एक्टिव मोड में आने के लिए ड्राइवर सीट पर बैठना पड़ता है। इसका मतलब है चुनाव करना, प्राथमिकता तय करना और सबसे ज़रूरी ये यकीन करना कि मेरे समय का कंट्रोल मेरे हाथ में है। ये एक बहुत शक्तिशाली एहसास है, लेकिन इसके लिए सचेत प्रयास और हाँ, थोड़ी विल पावर की ज़रूरत होती है। ये एक स्विच है जिसे रोज़ सुबह ऑन करना पड़ता है, कह सकते हैं। बिल्कुल, ये माइंडसेट का खेल लगता है, मानना पड़ेगा। तो अगर किसी ने तय कर लिया कि हाँ, मुझे एक्टिव मोड में आना है, अपने समय का ड्राइवर बनना है, तो किताब क्या कुछ प्रैक्टिकल औजार, कुछ टूल्स भी देती है? क्योंकि सिर्फ सोचने से तो काम नहीं चलेगा ना। हाँ, और यहीं पर किताब का चौथा अध्याय बहुत काम का है। इसमें कई सारे प्रैक्टिकल टूल्स दिए गए हैं जिन्हें कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जो बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। पहला है टाइम ब्लॉकिंग। इसमें आप अपने कैलेंडर पर दिन के अलग अलग टाइम स्लॉट खास कामों के लिए ब्लॉक कर देते हैं। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ रिपोर्ट पर काम, नो डिस्टर्बेंस। 11 से 11:30 ईमेल चेक, ऐसे। दूसरा, पोमोडोरो टेक्निक। ये तो मेरा पर्सनल फेवरेट है। 25 मिनट पूरी तरह फोकस से काम, फिर 5 मिनट का ब्रेक। इससे मोमेंटम बना रहता है। तीसरा, 2 मिनट रूल। जो काम 2 मिनट या उससे कम में हो सकता है, उसे टालो मत, उसी वक्त कर डालो। जैसे किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना या कोई बिल पे करना ऑनलाइन। चौथा है टास्क बैचिंग, मतलब एक जैसे कामों को इकट्ठा करके एक साथ निपटाना। जैसे सारे फोन कॉल्स एक स्लॉट में करना या सारे छोटे मोटे हिसाब किताब एक साथ करना। इससे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता। और पांचवा, डेली बिग 3। हर सुबह अपने दिन के 3 सबसे जरूरी काम तय करें और उन्हें पूरा करने पर सबसे ज्यादा फोकस रखें। ये टूल्स सुनने में तो बड़े सिंपल लगते हैं, पर क्या ये वाकई असरदार हैं? मतलब इनके पीछे का लॉजिक क्या है? हाँ, ये सुनने में सरल लग सकते हैं, लेकिन इनके पीछे काफी सॉलिड साइकोलॉजी और एफिशिएंसी के सिद्धांत काम करते हैं। जैसे टाइम ब्लॉकिंग और पोमोडोरो, ये फोकस बनाए रखने और मल्टीटास्किंग के भ्रम से बचाने में मदद करते हैं। हमारा दिमाग एक बार में एक ही चीज पर ठीक से ध्यान दे पाता है ना? 2 मिनट रूल किसी काम को शुरू करने की जो हिचकिचाहट या जड़ता होती है ना, उसे तोड़ता है। कई बार शुरुआत करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार शुरू हो जाए तो फिर हो जाता है। टास्क बैचिंग हमारे दिमाग को बार बार गियर बदलने से बचाता है। जैसे आप सारे कॉल एक साथ कर रहे हैं तो आपका माइंड उस मोड में रहता है। इससे काफी मेंटल एनर्जी बचती है और काम तेजी से होता है। और डेली बिग 3 ये सुनिश्चित करता है कि हम रोज कम से कम उन चीजों पर जरूर काम करें जो हमारे बड़े लक्ष्यों के लिए मायने रखती हैं। ऐसा ना हो कि पूरा दिन छोटी छोटी चीजों में आग बुझाने में ही निकल जाए और जो जरूरी था वो रह ही गया। तो ये सिर्फ तकनीकें नहीं है, ये समय को देखने और इस्तेमाल करने के नए तरीके हैं। एक स्ट्रक्चर देते हैं ये हुई ना बात। मतलब हर टूल के पीछे एक वजह है, एक लॉजिक है। ये जानना जरूरी था। लेकिन इन सब टूल्स के बावजूद एक ऐसा दुश्मन है जो अक्सर हम पर हावी हो जाता है, प्रोक्रेस्टिनेशन, टालमटोल। किताब का 5वां अध्याय इसी पर फोकस करता है। इसे समय का सबसे बड़ा दुश्मन कहा गया है। इससे कैसे लड़ा जाए? क्या किताब कुछ कारगर नुस्खे बताती है इसके लिए? हाँ, बिल्कुल। किताब कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी सुझाती है। पहली, अगर कोई काम बहुत बड़ा या मुश्किल लग रहा है तो उसे छोटे मैनेजेबल हिस्सों में तोड़ लें। जैसे पहाड़ पर चढ़ना मुश्किल लगता है, पर एक एक कदम उठाना उतना मुश्किल नहीं। दूसरी, जब आप कोई छोटा हिस्सा पूरा कर लें तो खुद को छोटा सा रिवॉर्ड दें, कुछ भी जो आपको अच्छा लगता हो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है। ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि ये काम करना अच्छा है। तीसरी, और शायद सबसे जरूरी बात, परफेक्ट समय या परफेक्ट मूड का इंतजार ना करें, क्योंकि वो कभी नहीं आता। किताब कहती है सही समय अभी है, बस शुरू कर दें, चाहे 5 मिनट के लिए ही सही। हाँ, और यहाँ टालमटोल के पीछे की साइकोलॉजी को समझना भी जरूरी है। हम अक्सर काम क्यों टालते हैं? कई बार इसलिए क्योंकि हमें फेल होने का डर होता है, या काम बहुत बोरिंग लगता है, या हमें समझ नहीं आता कि शुरू कहाँ से करें, वो ओवरवेलमिंग लगता है।
किताब की ये रणनीतियां, काम को छोटा करना, इनाम देना और बस शुरू करना, ये सीधे इन्हीं साइकोलॉजिकल बैरियर्स को एड्रेस करती हैं। काम छोटा होने से डर कम लगता है, इनाम से मोटिवेशन मिलती है और बस शुरू करने से अक्सर वो इनर्शिया टूट जाता है, मोमेंटम बन जाता है और काम आगे बढ़ने लगता है। कई बार वो पहला कदम उठाना ही आधी लड़ाई जीतने जैसा होता है। ये बस शुरू कर देने वाली बात, ये बहुत पावरफुल है, वाकई। और शायद यहीं पर एक और चीज काम आती है, जिसका जिक्र किताब के 6 अध्याय में है, सेल्फ डिसिप्लिन, आत्मा अनुशासन। किताब इसे बड़े दिलचस्प तरीके से देखती है। ये कहती है कि डिसिप्लिन कोई जन्मजात गुण नहीं है कि किसी में है और किसी में नहीं, बल्कि ये एक मांसपेशी की तरह है, एक मसल की तरह। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब जैसे जिम में वजन उठाने से मसल मजबूत होती है, वैसे ही रोज छोटे छोटे अनुशासित काम करने से हमारा सेल्फ डिसिप्लिन भी मजबूत होता है। ये एकदम से नहीं होता। जैसे रोज सुबह तय समय पर उठने की कोशिश करना, भले ही शुरू में कितनी भी मुश्किल लगे, या रोज 15 मिनट के लिए ही सही किसी जरूरी काम पर बैठना, चाहे मन ना कर रहा हो, या अपने आप से किए गए छोटे वादे निभाना, जैसे रोज पानी ज्यादा पीना या 10 मिनट वॉक करना। ये छोटी छोटी जीतें, ये छोटे छोटे एक्शंस धीरे धीरे अनुशासन की आदत बनाते हैं। ये मसल वाली एनालॉजी बहुत सटीक है मुझे लगता है, क्योंकि ये इस विचार को बल देती है कि अनुशासन सीखा जा सकता है और इसे प्रैक्टिस से डेवलप किया जा सकता है। ये किसी खास दिन बहुत ज्यादा विल पावर दिखाने के बारे में नहीं है, बल्कि रोजाना छोटे कंसिस्टेंट एफर्ट्स करने के बारे में है। जब कोई अनुशासित काम आदत बन जाता है ना, तो उसे करने के लिए रोज दिमाग पर जोर नहीं डालना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होने लगता है, वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है। ये छोटी आदतें मिलकर समय के साथ एक बहुत मजबूत ढांचा तैयार करती हैं, लोहे जैसा अनुशासन, जैसा आपने कहा। अब शासन की मांसपेशी बनाना, ये एक अच्छा नजरिया है, इसे इस तरह देखना चाहिए। अब आते हैं एक ऐसी चीज पर जो शायद आज के दौर में, मतलब मॉडर्न टाइम्स में, समय की सबसे बड़ी चोर है, हमारा स्मार्टफोन और डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस। किताब का 7वां अध्याय इसी पर बात करता है। ये फोन कैसे हमारा वक्त चुराता है और इससे कैसे बचें। क्या कहती है किताब? किताब साफ कहती है कि आज के समय में मोबाइल फोन सबसे बड़े टाइम वेस्टर्स में से एक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसकी सबसे बड़ी वजह है नोटिफिकेशंस। हर बीप, हर वाइब्रेशन, हर पॉपअप हमारा ध्यान खींचता है। हम कुछ जरूरी काम कर रहे होते हैं, फोकस बना होता है, एक नोटिफिकेशन आता है और ध्यान टूट जाता है। फिर वापस उसी काम पर ध्यान लगाने में वक्त और एनर्जी दोनों लगते हैं। इसे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कॉस्ट भी कहते हैं। इससे बचने के लिए किताब कुछ ठोस प्रैक्टिकल कदम सुझाती है, जैसे ज्यादातर ऐप्स के नोटिफिकेशंस बंद कर देना। सोचिए, क्या आपको वाकई हर लाइक या कमेंट का अलर्ट तुरंत चाहिए? शायद नहीं। सिर्फ जरूरी कॉल्स या मैसेज के अलर्ट्स ऑन रखना, स्क्रीन टाइम लिमिट सेट करना, खासकर उन ऐप्स के लिए जिन पर हम जरूरत से ज्यादा समय बिताते हैं। आजकल फोन्स में ये फीचर होता है। और एक बहुत अच्छा सुझाव है, दिन में कुछ घंटे टेक फ्री रखना। मतलब ऐसा समय जब आप जानबूझकर फोन, लैपटॉप, टीवी सबसे दूर रहें और सिर्फ अपने काम, परिवार या खुद पर ध्यान दें। क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है आज की दुनिया में? लोग कहेंगे कैसे मुमकिन है? मुझे लगता है ये न सिर्फ प्रैक्टिकल है, बल्कि बेहद जरूरी भी होता जा रहा है। सर्वाइवल के लिए जरूरी है शायद। मान लें। हाँ। ये जो लगातार डिजिटल इंटरप्शंस हैं, ये हमारी गहराई से सोचने की क्षमता, यानी डीप वॉक करने की क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करती हैं। हमें शायद एहसास भी नहीं होता, लेकिन हर बार ध्यान भटकने पर हमारे दिमाग को वापस उसी लेवल के फोकस पर आने में समय लगता है। इसलिए जानबूझकर डिस्कनेक्ट होना, तकनीक से थोड़ी दूरी बनाना, न सिर्फ हमें भटकाव से बचाता है, बल्कि हमारी सोच की गहराई और काम की क्वालिटी को भी बढ़ाता है। ये अपने दिमाग को रिचार्ज करने जैसा है, शांति देने जैसा है। ये गहरी बात है। डिजिटल दुनिया से थोड़ी दूरी बनाना शायद हमारी सोच को भी गहरा बना सकता है। और अंत में किताब हमें रोजमर्रा के कामों की लिस्ट ऊपर उठकर देखने को कहती है। 8वां अध्याय बात करता है लॉन्ग टर्म विजन की, दीर्घकालिक दृष्टि की। इसका क्या मतलब है? डेली कामों से अलग कैसे है ये? इसका मतलब है कि सिर्फ आज के कामों में, आज की टू डू लिस्ट में ही ना उलझे रहें, बल्कि ये भी सोचें कि आप जाना कहाँ चाहते हैं, आपकी बड़ी पिक्चर क्या है। किताब हमें खुद से कुछ सवाल पूछने को इनकरेज करती है। मैं आज से 5 साल बाद खुद को कहाँ देखता हूँ या देखती हूँ? क्या मेरा आज का हर घंटा, हर काम मुझे उस मंजिल के करीब ले जा रहा है या मुझसे दूर कर रहा है? ये सवाल हमें दिशा दिखाते हैं, वरना हम रोज की भागदौड़ में छोटी छोटी चीजों में ही खोए रह सकते हैं
और साल बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता। ज्यादा मीनिंगफुल लगने लगते हैं, बोरिंग नहीं लगते हैं। इससे न सिर्फ मोटिवेशन मिलती है, बल्कि प्रायोरिटी तय करना भी आसान हो जाता है। ये समझने में मदद मिलती है कि कौन सा काम वाकई जरूरी है, जो मुझे मेरे विजन तक ले जाएगा, और कौन सा काम सिर्फ अर्जेंट है या सिर्फ बिजी रखने वाला है। संक्षेप में कहे तो आज को सही ढंग से मैनेज करना ही हमारे मनचाहे कल को बनाने का, उसे डिजाइन करने का तरीका है। तो कुल मिलाकर इस किताब हाउ टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम से हमने जो भी समझा, उसका सार यही निकलता है कि समय सबसे कीमती चीज हमारे पास, और इसे मैनेज करना असल में अपने जीवन को मैनेज करना है। खोया हुआ समय लौट कर नहीं आता, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है कि इस किताब में दिए गए विचार और टूल्स, जैसे समय को ट्रैक करना, उसकी कीमत समझना, पैसिव से एक्टिव मोड में आना, वो सारे प्रैक्टिकल टूल्स इस्तेमाल करना, टालम टोल से लगना, अनुशासन की मसल बनाना, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना और एक लॉन्ग टर्म विजन रखना, इन्हें अपनाकर हम अपने समय का कंट्रोल वापस ले सकते हैं, अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके फायदे सिर्फ प्रोडक्टिविटी बढ़ने तक सीमित नहीं है, जैसा हमने शुरू में कहा था। जब हम अपने समय को कंट्रोल में रखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है, स्ट्रेस कम होता है और जीवन में एक उद्देश्य और संतुष्टि का भाव आता है, एक सेंस ऑफ कंट्रोल आता है। जैसा किताब बार बार याद दिलाती है, पैसा खो जाए तो शायद वापस मिल जाए, पर समय खो दिया तो हमेशा के लिए चला गया। उसकी भरपाई नामुमकिन है। ये बात जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना अच्छा। तो इस बातचीत के अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे जो सीधे किताब की सोच से जुड़ा है। अगली बार जब आपका हाथ बेवजह फोन उठाने को बढ़े या आप किसी ऐसे काम में घंटों लगाने वाले हों जो आपके लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं, तो बस एक पल रुकें और खुद से पूछें, क्या ये काम मुझे मेरे सपनों के करीब ले जा रहा है या उनसे दूर? ये एक बहुत शक्तिशाली सवाल है। यह हमें जागरूक करता है इस मोमेंट में। याद रखें, अपने समय पर नियंत्रण पाना सिर्फ ज्यादा काम खत्म करने के बारे में नहीं है। ये अपनी कहानी, अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत खुद लिखने जैसा है। ये हमें नियंत्रण और सशक्तिकरण की भावना देता है कि हाँ, हम अपने जीवन को वो दिशा दे सकते हैं जो हम वाकई चाहते हैं।